साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है कक्षा 8 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, प्रारंभिक कथन कैसे, कब, कहाँ। साथियों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें सर्वप्रथम इतिहास में तारीखें ही याद आती हैं। ऐसा लगने लगता है कि बस इतिहास तारीखों का ही जादू है। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इसी बात पर इतिहास का फोकस होता है। यूं कहें तो इतिहास हमें उबाऊ भी लगता है। क्यों? क्योंकि हम बस तारीखें ही रटते रहते हैं। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा हमारी सही है? हालांकि इतिहास अलग अलग समय में जो घटनाएं घटित हुई उन्हीं का, या जो बदलाव हुए उन्हीं का अध्ययन है, लेकिन इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीजें कैसी होती थी। हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से अतीत का वर्तमान और भविष्य से क्या संबंध हो सकता है, इस हेतु अध्ययन हम करते हैं। साथियों, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि शुरुआत ऐतिहासिक युग में हुई कैसे थी। क्योंकि कक्षा 8 का सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो एक चित्र बना हुआ है पेज फर्स्ट में, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। शस्त्र नहीं, शास्त्र। ब्राह्मण लोग ब्रिटेनिया, ये एक सिंबॉलिक प्रतीक है जो ब्रिटेन के लोगों के लिए बनाया गया है। तो ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट करते हैं कौन? ब्राह्मण। जेम्स रेनल ने ये तैयार किया है। हालांकि ये काम रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को भारत का नक्शा तैयार करने के लिए दिया था। और ये दिखाने का प्रयास किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि कैसे भारतीयों के वर्चस्व पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। ब्रिटेनिया कौन है? तो ब्रिटेन की सत्ता की एक प्रतीक है। ऐसा मान लें कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हमने अंग्रेजों को आग्रह किया हो, ऐसा इस प्रतीक में, रेनल के इस चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथियों, जब भी इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट पेज में लिप्टन टी का एक ऐड बना हुआ है। साथियों, उसमें ये बताया गया है कि 1922 में लिप्टन चाय के लिए ये ऐड तैयार किया गया। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे आर्थर
घोड़े पर बैठा हुआ है और इस राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो ड्यूक ऑफ कनॉट कौन था? तो महारानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र। कुछ तारीखों से हम महत्वपूर्ण मुद्दों तक पहुंचते हैं, जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है। साथियों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये खत्म होता है, क्योंकि अंग्रेजों में आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी भारतीय वायसराय हुए थे। तो अलग अलग अध्यायों में हम ये सब जानेंगे कि किस गवर्नर जनरल का क्या योगदान रहा इतिहास में। (1773) से गवर्नर जनरल का कालक्रम शुरू होता है। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 में ही बने थे चार्टर एक्ट के तहत। 1817 में ऑकलैंड नहीं, स्कॉटलैंड 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को धार्मिक आधार पर बांटा। इसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालक्रम बनाए। मतलब एक कालक्रम हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग और ब्रिटिश सत्ता का अलग। ज़्यादातर लोगों ने इस कालक्रम विभाजन को मान भी लिया। हालांकि अगर हम इतिहास को धार्मिक मुद्दों के आधार पर बांटेंगे तो ये उतना सहज महसूस नहीं होता। लेकिन मिल को ऐसा लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी जो समझदारी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय हमें महत्वपूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता के कालक्रम को अध्ययन करना होता है। इतिहासकार अंग्रेज मिलके इस वर्गीकरण से उतना सहमत नहीं थे और उन्होंने बाद में भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा और वो कालक्रम के अनुसार प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हालांकि इतिहास को इस तरह से बांटने की जो समझ है वह भी पश्चिमी सभ्यता की ही देन मानी जाती है। आधुनिक काल के अंतर्गत विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र
मुक्ति और समानता जैसे आधुनिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। मध्यकाल में समाज में ये विशेषताएं उतना देखने को हमें नहीं मिलेंगी। वह दौर जब अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। आर्थिक विकास प्रगति का दौर था। तो बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। साथियों, औपनिवेशिक युग का तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अपने सारे खर्चों के निपटाने के लिए राजस्व वसूला जाएगा। जरूरत के हिसाब से चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाएगा। ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय समाज के जो मूल मान्यताएं थी, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके, इन सब में बदलाव आने प्रारंभ हुए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में आता है तो उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य भी बदलता है। इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। साथियों, जब इतिहासकार इतिहास लेखन का कार्य शुरू करते हैं तो मुख्य रूप से उनके पास कौन सी चीजें उपलब्ध होती हैं, ये एक जटिल काम। तो मान लीजिए प्राचीन इतिहास को बताना है तो वहाँ तो अवशेष, शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र में वर्णित जानकारी के माध्यम से ही इतिहास गढ़ा जाएगा। आधुनिक युग में अंग्रेजों ने कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन किए। जैसे उन्होंने प्रांतीय सचिवालय बनाने शुरू किए, कचहरी बनी, सबके कामों का लेखा जोखा करना स्टार्ट किया। महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते थे उन्हें बचाकर ये एक जगह रखते थे। इन स्थानों को अभिलेखागार, आर्काइव कहा जाता है। ये संग्रहालय होते थे। 19वीं सदी में एक शाखा बनी जो दूसरी शाखा को पत्र भेजे गए, ज्ञापन भेजे गए, उन्हें अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता था। ऐसा ही 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिल्ली में मौजूद है, बनवाया गया। 19वीं सदी के प्रारंभ में चीज़ें विकसित होनी शुरू हुई और मध्यकाल का दौर आते आते छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की जो कार्रवाई होती थी उसको दस्तावेजों के माध्यम से कई प्रतियों में बनाकर सुरक्षित रख लिया जाता था। साथियों, अंग्रेजों ने किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले वो एक सर्वे करवाते थे। उस सर्वे में वो क्या देखते थे, उस इलाके का रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान कैसा है और उन पर कैसे प्रभाव स्थापित किया जा सकता है।
19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई, जो लॉर्ड मेयो के युग में शुरू हुई थी। फिर रिपन ने उसे 10-10 साल में करवाना प्रारंभ किया। अब जब अंग्रेजों का अस्तित्व ग्रामीण समाजों में फैलने लगा तो आक्रोश भी जागृत होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों का शोषण प्रारंभ हुआ, और शोषण से ही विद्रोह की चिंगारी का जन्म होता है। साथियों, मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्गीय समाज के लोगों के साथ अत्याचार प्रारंभ हुए। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले जानकारी को तलाशना अभिलेखागार में ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। आदिवासी किसान, खदान में काम कर रहा मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाला गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहा है, इन सब का अध्ययन सर्वेक्षण के माध्यम से अंग्रेज करते थे। बागी सिपाही 1857 की क्रांति आपने देखी हुई होगी। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम होती थी। अंग्रेज खुद शोषण करते थे तथा वे ये सोचते थे कि जो भारत के लोग हैं वो लालची हैं, अनपढ़ हैं। ऐसी स्थिति में विद्रोह तो होना लाजमी था। साथियों, ये एक पृष्ठभूमि थी। कक्षा 8 की NCERT मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हुए पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। आगे के लेक्चर्स, आगे के चैप्टर्स में हम मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय